हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जो हमारा कोर्स नंबर 302 है उसके यूनिट नंबर 2 के नोट्स देखेंगे। यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पर भी जाके देख सकते हो। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही आप वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो पहला टॉपिक है इसमें ऑडियो विजुअल एड क्या होते हैं। ये आपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश में भी पढ़ा था कि ऑडियो विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं जहाँ पे साउंड और विजुअल चीज़ें दोनों कंबाइन करके एक एड बनता है, जिसमें आपके देखने की सेंस और सुनने की सेंस दोनों यूज होते हैं। ठीक है, ये वो एक मटेरियल या टूल है जो बोथ साउंड और विजुअल एड को यूज करता है और कन्वे करता है एक इन्फॉर्मेशन, आइडिया या फिर कोई कंसेप्ट। ठीक है, ये ट्रेडिशनल टूल जैसे पोस्टर, चार्ट, मॉडल एज वेल एज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ों को यूज़ करता है, जैसे वीडियो, स्लाइड शो, मल्टीमीडिया की तरह से। ठीक है, ऑडियो ऑडियो विजुअल एड्स को हम इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जो यूज़ करते हैं हेयरिंग और सीइंग सेंस को। ठीक है, और हम उससे कन्वे करते हैं नॉलेज को इफेक्टिवली। और जो एम है टू लर्न द एक्सपीरियंस, वो ये है इसके पीछे कि आपको रियलिस्टिक फीलिंग आए जब आप इन मटेरियल्स के थ्रू पढ़ो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तो किंडर एस जेम्स है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि ऑडियो विजुअल एड वो डिवाइसेस होते हैं जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कंसंट्रेट, रियलिस्टिक और डायनेमिक बनाते हैं। और ब्रूटॉन ने ये डेफिनेशन दी है कि ऑडियो विजुअल एड वो सेंसरी ऑब्जेक्ट या इमेजेस हैं जो आपको इंटीमेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं और रीइंफोर्स लर्निंग कराते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को इंक्लूड कर लेते हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स को एंगेज कर लेते हैं, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग मल्टी डिमेंशनल बेसिस पे होती है या इजी हो जाती है। दूसरा ये है टाइम और एनर्जी दोनों बचाते हैं, टीचर का टाइम भी बचता है, स्टूडेंट का टाइम भी बचता है, दोनों का टाइम बचता है। और टीचर की एनर्जी सेव होती है कि उसको बहुत बोलना नहीं पड़ता या बहुत डीप जाके आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी साथ में होती है और कम्प्लेक्स आइडियाज़ को ईजिली समझा दिया जाता है। दूसरा ये है क्लैरिटी ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। जब हम ऑडियो विजुअल एड से समझाते हैं तो कोई भी टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से किसी को भी समझ आ जाता है। फोर्थ वन इज अलाइनमेंट विद द टीचिंग मैक्सिमम। ये है कि ये टीचर को हेल्प करता है जैसे कि वो स्टार्ट करे फ्रॉम नोन टू अननोन और लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर इफेक्टिव बना दे। ठीक है, मोटिवेशनल फोर्स, लाइक बच्चे को ये मोटिवेट करते हैं, क्यूरियोसिटी जगाते हैं, उसे इंटरेस्ट पैदा करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ डिसिप्लिन मेंटेनेंस को, जैसे कि स्टूडेंट को ये एंगेज रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो डिसिप्लिन भी बना रहता है क्लास में। दूसरा है अटेंशन मैनेजमेंट। ये जो हमारे ऑडियो विजुअल एड होते हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चे की रिटेंशन लॉन्ग टाइम तक रहती है, क्योंकि बच्चे ने देख के सुन के इंटरेस्टेड वे से सीखा होता है, तो उसको वो लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर याद रहता है। कल्टिवेशन ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, इसमें ये है कि जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं वो साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट इनकरेज करते हैं, ताकि वो इंक्वायरी करें, वो पूछें, टीचर्स को क्वेश्चन पूछें। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का, स्टूडेंट का ब्रेन अलग तरह का होता है। ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता और किसी को बहुत ईजी से आता है। तो जो ये हमारे ऑडियो विजुअल एड होते हैं वो बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बने होते हैं और ये हर तरह के लेवल के बच्चे को अच्छे से समझ आने की ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूसिंग वर्बलिज्म। तो ये जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो हम बच्चे को बोल बोल के पढ़ाते हैं, ये उस चीज़ को थोड़ा रिड्यूस कर देता है। और ये जब वो क्या करता है, इंसान पिक्चर देख के भी चीज़ समझता है तो उसको लॉन्ग टाइम तक वो रिटेन रहती है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट विच इज़ अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बच्चा उस चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है क्योंकि उसको देखता भी है। तो जब वो देखता है तो उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस उससे फील होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लर्निंग फॉर अ बायो साइंस और मैं अगर आपको प्लांट्स के पार्ट पढ़ा रही हूँ, फ्लावर्स के पार्ट पढ़ा रही हूँ, और मैं बोलती जाऊँ कि ये लीव्स हैं, ये रूट है, ये स्टेम है, ऐसे, तो आपको क्या पता लगेगा कहाँ पे है। बट वही चीज़ अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने लगूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी, क्योंकि आप ऐसा फील करोगे कि ये आपके सामने रियलिटी में हो रही है या आप उसको देख रहे हो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड जो बायोलॉजिकल साइंस में यूज होते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में माइक्रोस्कोप यूज होते हैं। माइक्रोस्कोप हम स्कोप्स को हम यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप अलो करता है स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए सेल, टिश्यू या फिर अदर
और भी बहुत सारे टाइनी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको देखने के लिए काम आते हैं। दूसरी थिंग होती है हमारी मॉडल। मॉडल रेंज करता है 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप सेल की 3D रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, कोई ऑर्गेन दिखा सकते हो, ठीक है, तो डेमोस्ट्रेट कर सकते हो आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस से प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये भी आप 3D मॉडल्स के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हो। चार्ट और डायग्राम, विजुअल एड जैसे आप चार्ट्स और डायग्राम और पोस्टर यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, एटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम बताने के लिए। वीडियोस और एनिमेशन का आप यूज कर सकते हो, प्री मेड और टीचर क्रिएटेड वीडियोस और एनिमेशन को आप यूज कर सकते हो। कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे होते हैं वो उनको पढ़ाने के लिए, जैसे क्रेब साइकिल्स हो गए, माइटोज हो गए, ठीक है, इन चीज़ों को जो बहुत कम्प्लेक्स हैं, जो ऐसे नहीं समझ आ सकते या जिसका कोई इंटरनल प्रोसेस भी है, आप उसको वीडियोस के थ्रू बच्चों को दिखा के पढ़ा सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज अ इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन अलो करती है स्टूडेंट को कि मैन्युपुलेट करे वो और ऑब्जर्व करे चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं या किसी चीज़ का प्रिंसिपल समझा सकते हैं। स्पेसिमन्स, जैसे हम स्पेसिमन्स जो होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के कोई ऑर्गन्स अगर हमने रखे हैं संभाल के, हम उन पे हैंड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे उसको रियल लाइफ में कैसे दिखता है, कैसे होती है, क्या डाइवर्सिटी थी, उनको चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ स्लाइड एंड ट्रांसपेरेंसीज। हम प्रोजेक्टर्स और डिजिटल प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंसीज का यूज़ करते हैं, जो डिटेल्ड इमेज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज हमें दिखा देती हैं डायग्राम टेक्स्ट को। एक होती है वर्चुअल रियलिटी और एग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है। हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं और उनको एक वाइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनिज्म को रियलिस्टिक सिमुलेशन में देख सकते हैं। ऑडिटरी रिसोर्सेज, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट की हेल्प से और सप्लीमेंटली जिसमें विजुअल एड्स भी कुछ कुछ बता रखी हूँ, उनके द्वारा हम उनको बायोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारी, उनकी बातें भी सुना सकते हैं। और इंटरेक्टिव बाइट बोर्ड्स जो होते हैं, हम उनकी हेल्प के थ्रू बच्चों को एनोटेट करके किसी इमेजेस को हम वेरियस अपने बायोलॉजिकल साइंस के टॉपिक्स भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यूज क्या है ऑडियो विजुअल एड का टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में। तो यूज ये है ऑडियो विजुअल एड का कि वो सबसे पहले आप चार्ट अगर डायग्राम किसी भी चीज की तरफ पढ़ा रहे हो, तो ये क्या करती हैं कि आपके अब्स्ट्रैक्ट क्लैरिफिकेशन कर देती हैं आपके मुश्किल कंसेप्ट को, ठीक है, आपको ग्रास्प करा देती हैं जो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे कि आप अगर डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ो तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड भी करोगे और उसके फंक्शंस को समझ भी जाओगे। दूसरी चीज होती है डेमोस्ट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वीडियो और एनिमेशन के थ्रू आप क्या करते हो, डेमोस्ट्रेट कर सकते हो डायनेमिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जो डिफिकल्ट हो जाते हैं विजुअलाइज करना इन अ स्टैटिक फॉर्म। अगर मैं वो चार्ट पे बना के बताऊँ तो शायद आपको नहीं पता लगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई वीडियो बना रखी है जो डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस को शो कर रही है, तो शायद आप उसको इजी से समझ जाओ, ताकि वो चार्ट पे बना हुआ ना समझ पाओ। तो थर्ड वन इज ये एनहांस करती है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस। जो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर और वर्चुअल सिमुलेशन होते हैं वो एक्टिवली स्टूडेंट को हमेशा एंगेज रखते हैं, ठीक है, उनके बायोलॉजिकल कंसेप्ट में, और उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं अपने उस सब्जेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्चुअल डिसेक्शन प्रोग्राम है जो बच्चों को प्रोवाइड करता है हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस विदाउट एनी ऑफ द फिजिकल स्पेसिमन। बिना किसी फिजिकल टूल्स के अवेलेबल होना, इस वहाँ पे जाके आप उस मतलब ऑनलाइन टूल्स के थ्रू वो चीज़ें प्रैक्टिकली देख सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज अ इलुस्ट्रेशन ऑफ कंपैरेटिव ऑटोनॉमी, ठीक है। अब मॉडल और स्पेसिमेंस यूज किए जाते हैं कंपैरेटिव ऑटोनॉमी के लिए, स्टूडेंट को अलो करते हैं कि वो एटॉमिकली स्ट्रक्चर और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखें। तो जो हैंड ऑन अप्रोच होती है या जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि हम ये जो रिलेशनशिप या अडेप्टेशन है उसके बीच में हम उसको समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ सपोर्ट फॉर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। अब ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बच्चों को पढ़ाती हैं। तो बच्चे हैं जो वो ऑडियो विजुअल एड को बड़े इंटरेस्ट लेके डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ये रियल वर्ल्ड आपको कॉन्सेप्ट देती है, रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे दिखती हैं, ये आपको बताती है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करती है। आप उस चीज़ को सोचते हो, आप थिंक करते हो कि ये कैसे चल रही है, आपको वो चीज़ें दिखती हैं आपके दिमाग पे, आप उसको इमेजिन करने लगते हो, आप उसको देखने लगते हो, समझने लगते हो, ठीक है। और आपसे आप इवन के एंगेज होकर टीचर्स को क्वेश्चन भी पूछते हो। नेक्स्ट थिंग इज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। बच्चे एंगेज रहते हैं, उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और मोटिवेट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा
यूज भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फील्ड ट्रिप क्या होती है। तो अगर हम फील्ड ट्रिप की बात करें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक तरीका एक्सकर्शन जिसको हम कहते हैं या पिकनिक कहते हैं। फील्ड ट्रिप इज कि आपको बाहर लेके जा रहे हैं अपनी रेगुलर क्लासरूम से, ठीक है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, बट किस लिए, घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। फील्ड ट्रिप जैसे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को समझे। जैसे कि बाई चांस आपको म्यूजियम दिखाने ले गए, ठीक है, या फिर आपको किसी नेचर साइट पे ले गए, किसी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पे ले गए, या किसी हिस्टोरिकल साइट पे ले गए, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना है और उस सराउंडिंग को अच्छे से समझ के आना है। तो फील्ड ट्रिप क्या होती हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं और एनहांस करती हैं बंदे की अंडरस्टैंडिंग को, आपको रीइंफोर्समेंट कंसेप्ट देती है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करती है, रियल वर्ल्ड नॉलेज को आपको गेन करती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करती है, आपकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को एनहांस करती हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है फील्ड ट्रिप की। अगर आपको फील्ड ट्रिप पे जाना है तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए पर्पस आपने करने का जाना है फील्ड ट्रिप पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल दिखाना चाहती हूँ और हम आपको जू लेके जा रहे हैं, तो मुझे पहले अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ना कि भाई मैं किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने कहाँ जा रही हूँ, मेरे करिकुलम का कौन सा पार्ट है, मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। या फिर अगर मुझे कोई मेडिसिन प्लांट सिखाने हैं, मुझे किसी बोटानिकल गार्डन में आपको लेके जाना है, तो मुझे पहले पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला क्या है, पर्पस और ऑब्जेक्टिव पता हो आपकी अपनी एजुकेशनल ट्रिप का, ठीक है, जो आपके करिकुलम के साथ अलाइन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिलेबस में नहीं यार घूमने चले गए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट डेस्टिनेशन सिलेक्शन। अब आपको पता लग गया कि करना क्या है। जैसे मेरे को पहला ऑब्जेक्टिव पता लगा कि मैंने बच्चों को डिफरेंट एनिमल स्पीसीज दिखानी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। नाउ अब दिखानी है तो लेके कहाँ जाना है, मुझे बच्चों को लेके जू में जाना है। जू कहाँ है हमारे यहाँ पर, ये चीज सोचनी है, अपनी लोकेशन अरेंज करनी है, जाना है। द नेक्स्ट थिंग इज अ लॉजिस्टिक प्लानिंग। अगर तो वो आपके कहीं कैंपस के अंदर है, कोई वॉकिंग डिस्टेंस है तो ठीक है, बट अगर कोई दूर है कहीं पे, आपको जैसे ट्रेवल करके जाना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, आपको बच्चों के पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, स्कूल से परमिशन लेनी है, जहाँ पे आपने जाना है वहाँ की परमिशन लेनी है, ठीक है। आपको मील्स लेके जानी है, आपको अकोमोडेशन चाहिए। अगर वहाँ पे बाई चांस अगर आप एक दिन में सेम दिन में नहीं वापस आ सकते, तो बच्चों के रहने का अरेंजमेंट भी करना है। तो ये सारी प्लानिंग करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज अ सेफ्टी मेजर। तो आपको रिस्क असेसमेंट लेनी है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी तैयार रखना है, एडुकेट सुपरविजन रखनी है, सारी चीज़ें। क्योंकि अब बच्चे लेके जा रहे हो तो ऐसे तो होगा नहीं कि चले जाओगे सीधे सीधे, ठीक है, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही जाओगे। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप जो एजुकेशनल रिसोर्स आपको साथ में चाहिए वो लेके जाने हैं, आपको मटेरियल प्रिपेयर करना है, आपको गाइड्स रखने हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रखनी है जो आप उनको फील्ड ट्रिप में करा सको। जैसे कि बाई चांस आप उनको लेके नहीं गए हो, तो अब उनको उन स्पीसीज के बारे में कौन बताएगा। आप एक्सपर्ट टीचर कहाँ है, वहाँ पे आपको गाइड हायर करोगे, या आप उनको कोई मटेरियल दोगे वहाँ पे। अगर आप कोई उनसे टेस्ट करा रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करा रहे हो, वो सब आपको प्रिपेयर करके जानी है। द नेक्स्ट थिंग इज अ कम्युनिकेशन। इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट को, पेरेंट को और अपने रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स को कि हम इस ट्रिप को लेके जा रहे हैं, ये ट्रिप इस दिन होगी, ये इसकी एक्सपेक्टेशन है, ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहले ये सारी कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है और फाइनली फिर लास्ट में बच्चों को लेकर जाना है और वहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व करके आना है। अब इसका रोल क्या है बायोलॉजिकल साइंस में। तो इसका रोल ये है, सबसे पहली बात, अगर फील्ड ट्रिप पे जाओगे तो आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से सीखोगे, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी कनेक्ट हो जाएंगी। पहला हो गया रोल। दूसरा रोल है कि आप ऑब्जर्वेशन करोगे और इंक्वायरी करोगे। अब आप वहाँ पे जाके, अब आप जू गए थे, आपने वहाँ पे कुछ देखा और आपने चीज़ें ऑब्जर्व की, आपने अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि भाई ये कौन सा एनिमल है, ये ऐसे क्या दिखता है, ये कौन सा एनिमल है, हमने तो ये कभी देखा नहीं, ये क्या है। तो आपने ऑब्जर्व की चीज़ें और इंक्वायरी भी की, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। आप रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, उसकी रेलिवेंस समझोगे, उसकी एप्लीकेशन समझोगे कि भाई ये रियल लाइफ चीज़ों में जो मैं क्लास में ये पढ़ के आया था, ये रियलिटी में ऐसे काम करती थी, ठीक है। अब है आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस होगी। आप बाहर जा रहे हो, अब वहाँ के एनवायरमेंटल ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे इसको सस्टेन करना है। और नेक्स्ट थिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। आप इंटीग्रेट करोगे, जैसे डिसिप्लिन हो गया, इकोलॉजी सीखोगे, वहाँ से बायोग्राफी भी सीख लोगे। अब जैसे मान लो कि आप अगर आप जू पे जा रहे हो, तो आप वहाँ के एनिमल की स्पीसीज के साथ साथ वहाँ का एटमॉस्फेयर भी देखे होगे। यार ये जो बर्ड्स हैं ये यहाँ पे ही क्यों रह रही हैं आके, क्या कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कोई स्पेसिफिकली जोग्राफिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे रुकती हैं। तो आप इंटरडिसिप्लिनरी उसका कनेक्शन करोगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अ मेरिट और लिमिटेशन क्या है फील्ड ट्रिप के। तो अब मेरिट ये है कि एक्टिव लर्निंग होगी आपकी,
कि आप वहाँ पर गए, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको रियलिटी में देखने को चीज़ें मिलेंगी कि कैसे होती हैं, आप मोटिवेट रहोगे और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप टीम वर्क और कोलेबोरेशन सीख के आओगे, क्योंकि मे बी आप ग्रुप में जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ तो कोलेबोरेट करो, और आपको एक कल्चरल एनरिचमेंट मिलेगी, कैसे हमारा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, कैसे हैबिटेट वर्क करते हैं, कैसी सारी चीज़ें चलती हैं वर्ल्ड वाइड में, आपको ये चीज़ भी सीखने को मिलेगी। अब लिमिटेशन क्या है, अगर कहीं दूर जा रहे हो तो लॉजिस्टिक चैलेंज होगा, कब भाई बस चाहिए, टाइम लगेगा, कब जाएंगे कब आएंगे, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न भी हो सकता है, किसी को लग ना जाए, वेदर ठीक होगा या नहीं होगी, कैसे जाना है, कॉस्ट एक सबसे बड़ा इशू है, अब लेके जाना है तो पैसे भी लगेंगे, ठीक है, टाइम एक प्रॉब्लम है कि अगर हम फील्ड ट्रिप पे बच्चे को ले जाते हैं 5 दिन की, कहीं उसकी वजह से हमारा सिलेबस तो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं सिलेबस टाइम पे कंप्लीट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल आउटकम्स होते हैं, अब इफेक्टिवनेस ऑफ द फील्ड ट्रिप इज अचीविंग एजुकेशनल गोल मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज स्टूडेंट एंगेजमेंट, वेदर कंडीशन एंड द क्वालिटी ऑफ अ प्री एंड अ पोस्ट ट्रिप एक्टिविटीज, ठीक है। अब वहाँ पे आप चले गए हो, हम बच्चे को जू दिखा रहे हो, वो जू देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो खुद ही वहाँ पे पार्क में घूम रहा है, मजे ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, कहीं वो बाहर जाके इंजॉय ही ना करने लग पड़े ही ना, मतलब इंजॉय करना चाहिए बट पढ़ना भी चाहिए, तो इस चीज़ का भी ये जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनका आउटकम भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम साइंस क्लब की, क्या होता है, तो साइंस क्लब बेसिकली एक ग्रुप, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ये साइंस क्लब और इंग्लिश क्लब सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे साइंस के रिलेटेड एक्टिविटीज हो वो साइंस क्लब है, जहाँ पे इंग्लिश के रिलेटेड एक्टिविटीज हो वहाँ पे वो इंग्लिश लर्निंग क्लब है, ठीक है ना। तो साइंस क्लब एक वो क्लब है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और उन सब इंडिविजुअल का सेम ही इंटरेस्ट होता है, और वो सब लोग वहाँ पे आए होते हैं ताकि वो एक टॉपिक पे बैठ के एंगेज हो सके, एक्टिविटीज कर सके, डिस्कशन कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। अच्छा, आप में से कुछ लोग मे बी क्लब्स गए हो, जो जैसे सच में क्लब्स होते हैं, घूमने वाले पब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, वैसे लोग जाते हैं। अब क्लब में कौन लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनका सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट हो, क्लब में आप जाते हो, एंजॉय करते हो, खाते पीते हो, तो क्या है वो, आप आपके घर में अगर आप ब्रदर सिस्टर हो, कोई मे बी किसी एक को क्लब में जाना घूमना फिरना पसंद नहीं हो, क्या वो आपके साथ क्लब जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। क्या वो क्लब जाता होगा रेगुलरली, वो नहीं जाता होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे जाके एंजॉय करना, ठीक है, उसको घर पे बैठे टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है, तो वो प्रेफर नहीं करेगा। तो वहां पे क्लब में किस तरह के लोग गए, सेम इंटरेस्ट के लोग गए, जिनको आपस में बैठ के घूमने फिरने का, एंजॉय करने का मजा आता था, ठीक है, डांस करने का मजा आता था, वहां पे जाके नए फ्रेंड्स बनाने का मजा आता था, तो वैसे लोग कहाँ पे गए, क्लब्स में गए। तो वो कौन गए, कॉमन, वो इंडिविजुअल्स वहां पे गए, वहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इकट्ठे हो गए, और हर इंडिविजुअल का एक कॉमन इंटरेस्ट था। तो साइंस क्लब क्या हो गया, जब हर इंडिविजुअल का कॉमन इंटरेस्ट टूवर्ड द साइंस था, और वो वहां पे ये सोच के आए थे कि हम यहाँ पे साइंटिफिक एक्टिविटीज करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और प्रोजेक्ट सीखेंगे, ठीक है। अब ये क्लब्स हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके कोई, आपके स्टेट में या आपकी सोसाइटी में कोई क्लब हो ऐसा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही क्लब हो, क्लब बहुत जगह हो सकते हैं। अब इस क्लब का प्राइमरी पर्पस क्या था, ये यही पर्पस था कि डीपर अंडरस्टैंड कराए आपको और अप्रिशिएट कराए साइंस, ठीक है, अमंग इट्स मेंबर थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू डिस्कशंस, थ्रू टॉपिक, गेस्ट लेक्चर, फील्ड ट्रिप, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब साइंस क्लब क्या है, अब देखो आपका सिलेबस तो कोई है, अब सिलेबस में अगर 10 टॉपिक हैं तो पूरी साइंस 10 टॉपिक तक सीमित नहीं है, ठीक है। अब क्या पता किसी स्टूडेंट का साइंस सब्जेक्ट बहुत फेवरेट हो, उसको बहुत मजा आता हो, ठीक है, अब वो उसको और सीखना चाहता है, तो वो कहता है कि भाई मैं साइंस क्लब ज्वाइन करूंगा, वहां मुझे और चीजें जानने को मिलेंगी, और चीजों को मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा, किसी नई चीजों के बारे में सुन पाऊंगा, वहां पर बहुत बहुत एक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे जो मुझे लेक्चर देंगे, मुझे कहीं फील्ड ट्रिप्स मिलेंगी, मुझे चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो ये थे साइंस क्लब, ठीक है, उन्होंने बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मेंबर को कि वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को एक्सप्लोर कर सके, कोलैबोरेट कर सके अपने प्रीज के साथ, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप आउट कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ साइंस क्लब कैसे होती है, तो सबसे पहले लीडरशिप रोल होना चाहिए, आपको साइन करना है, जैसे रोल ऑफ प्रेसिडेंट होगा एक क्लब का, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा, ठीक है, एंड इवेंट कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स भी होंगे, डिफरेंट जो हमारी पोजीशंस होती हैं वो सब बनानी है, ठीक है। फिर आपको मीटिंग रखनी है, आपको शेड्यूल करनी है कोई रेगुलर मीटिंग डिस्कस करने के लिए, भाई इस क्लब में एक्टिविटीज क्या करें, कौन से इवेंट्स करें, अब और कौन से साइंटिफिक नॉलेज को हम शेयर करें। फिर मेंबरशिप होगी, अब आप ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट और इंडिविजुअल जिनको पैशन है साइंस में, आप उनको मेंबरशिप दोगे, ठीक है। फिर वहाँ पे एक्टिविटीज होंगी, आप एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप्स, गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप, ऐसी चीज़ों को कराओगे, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट्स कराओगे, आप एनकरेज करोगे अपने मेंबर्स को कि भाई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में
काम करो, ग्रुप में काम करो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बताओ, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशंस होंगी, मेल के थ्रू होगी, सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप बनेंगे, ठीक है। आप मेंबर्स को अपडेट किया जाएगा कि भाई इस दिन अब ये चीज़ है, इस दिन अब इवेंट है, ठीक है। कम्युनिटी आउटरीच होगी, एक लोकल कम्युनिटी बनेगी। आप साइंस फेयर्स में जाओगे, प्रोग्राम्स पे जाओगे डिफरेंट डिफरेंट। अब जो रिसोर्सेज चाहिए वहाँ पे उस क्लब में रखने के लिए, अब वहाँ पे कर रहे हो तो बच्चे अगर वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे मटेरियल भी होना चाहिए। अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहा है तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर कोई वहाँ पे रीड आउट करने जा रहा है तो वहाँ बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, जर्नल्स अवेलेबल होने चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में इवेल्युएशन, रेगुलरली क्लब एक्टिविटीज़ को असेस करें, आपको फीडबैक दें, आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लब में, ऐसे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब रोल क्या है इसका क्लब का बायोलॉजिकल साइंस पे, तो देखो घूम फिर के फील्ड ट्रिप हो, चाहे लैब हो, चाहे क्लब हो, घूम फिर के सबका मकसद यही होता है कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाना, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशंस कराना, हैंड ऑन लर्निंग मिलती है आपको, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप सीखते हो। तो ये रोल है साइंस क्लब का, आपको वास्ट नॉलेज जानने को मिलती है, ठीक है। ये रोल है क्लब का। क्लब का ये रोल है कि आप डिफरेंट साइंस की जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। इकोलॉजी भी पढ़ते हो, बायोलॉजी भी पढ़ते हो, बॉटनी भी पढ़ते हो, जियोलॉजी भी पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें दिखते हो। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ट्रिप्स पे आप जाते हो, जूस पे जाते हो, ठीक है। गेस्ट लेक्चर आते हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट्स आते हैं जो अपनी आपके साथ बायो के रिगार्डिंग बात करते हैं। आप लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अटैच रहते हो, ठीक है। और आप वहाँ पे आर्टिकल शेयर करते हो, रिसोर्सेज शेयर करते हो, ठीक है। आपको प्री एजुकेशन होती है, आप आपस में लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, ग्रुप स्टडीज़ करते हो, रिसर्च करते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो अपनी तरह के, जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके साथ एंगेज होते हो एक्टिविटीज़ में, वैसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो। आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। आपको करियर गाइडेंस मिलती है, बड़ी बात तो क्लब में आपको कोई बताएगा यार अच्छा तुमने ये पढ़ा है, अब तुम आगे जाके ये जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस बनते हैं कि भाई ये जो बायो की फील्ड थी इसका कंसेप्ट तो मैथ्स में भी यूज़ हो रहा है, केमिस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, तो ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं वहाँ पे। अब मेरिट्स क्या है, तो मेरिट्स भी वही है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस हुआ, अपने इंटरेस्ट के लोगों से मिले, क्यूरियोसिटी बढ़ी, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट हुई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस हुई, आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स एनहांस हुई, आपका नेटवर्क बढ़ा, ठीक है। आप में स्किल डेवलपमेंट हुई, क्रिटिकल थिंकिंग आई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आई, आपको करियर में कहाँ जाना है, आपको कौन सा करियर पास होते हैं ये जानने का मौका मिला, आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशन एनहांस हुई, आपकी पर्सनल ग्रोथ हुई, इवन कि आपने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स योर सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है इसकी कि अब वहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेन, अगर लिमिटेड असेस होगा रिसोर्सेज का तो आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, टाइम कमिटमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ भी है, अब वहाँ पे आपको क्लब जाना पड़े तो आपके पास क्या पता टाइम ना हो, मेंबरशिप टर्नओवर हो सकती है, मे बी जो वहाँ पे पेड क्लब्स हों वो वहाँ पे आपको पैसे दे के ज्वाइन करना पड़ता हो तो आप वो महंगा हो, ठीक है। अब लिमिटेड स्कोप होती है, जैसे मान लो कि अब आप वहाँ साइंस क्लब है तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें साइंस के बारे में ही ज़्यादा जानने को मिलेगा। अब तुम वहाँ पे बैठ के कंप्यूटर के बारे में जानना चाहोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अटेंडेंस और एंगेजमेंट हो, मे बी आपकी पार्टिसिपेशन और फॉर फ्रॉम द मेंबर्स डिफिकल्ट हो जाए, आपकी अटेंडेंस कम हो जाए, ठीक है, या कोई एंगेजमेंट आपकी अच्छी ना हो, आपको लीडरशिप चैलेंजेस आए, ठीक है। और हो सकता है वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, कम्पिटिटिंग विद अदर क्लब्स भी हो, तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन जाती है, आप मे भी डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है। वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है असेस करना कि भाई कौन सा क्लब अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है। मे बी वहाँ स्पेस की कमी हो, आपके पास लोग ज़्यादा हो जाएँ, मे बी वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं हो, वहाँ के आपके कोलीग्स अच्छे नहीं हो, आपके उनके साथ बनती ना हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ अ साइंस लैब। अब साइंस लैब तो सबने अपने अपने स्कूल में देखी है, जहाँ पे प्रैक्टिकल करते थे जाके, तो वो थी हमारी साइंस लैब। तो साइंस लैब क्या होती है, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल साइंस के प्रैक्टिकल करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल साइंस ओनली। बट अगर फिजिक्स लैब भी होती थी ऐसे एक, तो एक बायो लैब भी होती थी। तो वो लैब जहाँ पे बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करते हो वो होती है हमारी साइंस लैब। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े होते हैं, इक्विपमेंट पड़े होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्रॉपरली, जहाँ पे हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और या किसी टॉपिक की प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो लेबॉर्ट्री क्या होता है, प्रोवाइड करती है आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट और रिसर्चर एंगेज होते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे और बहुत सारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट को सीखते हैं, ठीक है।
जहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ के आए हैं उसको रियलिटी में कैसे देखना है, उसको रियलिटी में वर्कआउट कैसे करते हैं, उन चीज़ों को सीखने की बच्चों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब साइंस लैब को अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो कैसे करना है, तो सबसे पहली बात स्पेस और लेआउट। तो सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे इक्विपमेंट भी आ जाए और बच्चे भी आ जाए। सेफ्टी मेजर, सबसे पहले सेफ्टी मेजर होना चाहिए सारे, वहाँ पे इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड किट सब वहाँ पे लगानी है। इक्विपमेंट और रिसोर्सेज, अब जो वहाँ पे काम करने के लिए जो प्रैक्टिकल करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो केमिकल्स रखने हैं वो वहाँ पे रख सको, लेबलिंग हो प्रॉपर, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो उनकी, यूटिलिटी कनेक्शंस। अब ये अश्योर करना कि वहाँ पे पानी है, पावर है, अब ठीक है गैसेज हैं अवेलेबल। अब वहाँ पे आप कोई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पानी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे टैप्स वाटर सब अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होना चाहिए लैब का, ठीक है, कि वहाँ पे आप डिफरेंट तरह के प्रैक्टिकल्स कर सको। ये ना हो कि लैब ऐसी होगी वहाँ पे 2 प्रैक्टिकल से ज़्यादा पॉसिबल ही ना होते हो, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पे वही विजुअल एड्स लगे हों, जैसे व्हाइट बोर्ड लगा हो कि टीचर कुछ दिखा समझा रहा हो तो व्हाइट बोर्ड पे समझा सके, ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए, कोई बड़ा सा या फिर कहते हैं जैसे प्रोजेक्टर लगा हो, ठीक है, तो आपको कोई चीज़ों को वो एक्सपैंड करके भी दिखा सके। असेसिबिलिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो डिसेबल हैं या स्पेशली एबल्ड हैं वो वहाँ पे आके उन चीज़ों को भी असेस कर सके, उनके लेवल की चीज़ें भी वहाँ पे रखी है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट डिसेबल पे है और व्हील चेयर पे बैठा है और उसकी जो आपकी प्रैक्टिकल जहाँ पे आप करते हो उसका वहाँ पर टेबल इतना ऊंचा है कि वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता और प्रैक्टिकल ही नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रोटोकॉल होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कोलैबोरेटिव स्पेसेस होनी चाहिए, जैसे ग्रुप वर्क के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को रखने के लिए, ठीक है, बच्चे के प्रॉपरली बैठने के लिए कंफर्टेबल पूरा टेबल चेयर का अरेंजमेंट होना चाहिए। अलमीराज होनी चाहिए वहाँ पे बहुत कुछ रखने के लिए, स्टोरेज के लिए। अब रोल क्या है साइंस लैब का, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब साइंस लैब क्या करा रही है, वही ना तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बता रही है कि कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं ये बता रही है, ये उसका रोल है। आपको ऑब्जर्वेशनल स्किल सिखा रही है, आपकी जो एबिलिटी है कि किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करना है वो आपकी बढ़ा रही है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कर रही है, आपकी प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग को एनहांस कर रही है, आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करा रही है, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स बायो जो कि सब टॉपिक्स हैं उनको ईजिली वे में आपको समझा रही है, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ से, ठीक है, आप एक्यूरेटली किसी चीज़ को प्रिसाइज कर रहे हो, आप टीम वर्क कर रहे हो वहाँ पे। अब एक एक बच्चा तो प्रैक्टिकल करता नहीं है, कई बार तो ग्रुप्स का बना के भी कराया जाता है, तो टीम वर्क डेवलप हो रहा है। आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है बायोलॉजिकल कंसेप्ट की वो चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट बढ़ता है, आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें ऐसे काम करती होंगी। आपको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए वो प्रिपेयर करा रही हैं कि कल को जब आप जाके किसी बायो फील्ड में जॉब करो तो आपको पता हो थोड़ा बहुत की चीज़ें कैसे वर्कआउट करती थी, आपके करियर स्किल्स के लिए आपको इम्प्रूव कर रही हैं, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है, तो मेरिट्स भी घूम फिर के यही है, ठीक है, जो उसके रोल है ना वही उसके मेरिट है। तो जैसे रोल यही हो गया कि अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गई, रियल वर्ल्ड चीज़ें आपको पता लगी, आपको मोटिवेशन मिली, आपने इंक्वायरी की, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स आई, आप में टीम वर्क स्किल्स आई, आपकी क्रिटिकल थिंग्स आई, आपकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग हो गई, आप वर्सटाइल हो गए, ठीक है, तो ये सारी हाँ, आपकी मेरिट्स हैं। अब लिमिटेशन वही है कि कॉस्ट है भाई, तो कहीं को ज़्यादा महंगी कॉस्ट ना हो जाए, एरिया छोटा ना हो जाए, सेफ्टी कंसर्न की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, क्लैश ना आ जाए, ठीक है, अगर इक्विपमेंट पे डिपेंडेंसी है तो सभी इतनी इक्विपमेंट होनी चाहिए कि सब बच्चों की टर्न आए, और मे बी लाइटनिंग अच्छी ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, मे बी आपके लैब इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो, डिसेबल के स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्सेसिबिलिटी ना हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर द लिमिटेशन फॉर द लैब्स। नाउ द साइंस म्यूजियम, म्यूजियम वो होते हैं जहाँ पे हम फन और एजुकेशनल प्लेग्राउंड तरह का होता है, म्यूजियम होता है जहाँ पे हमने पुरानी चीज़ें को इकट्ठा करके रखा होता है। तो साइंस के रिगार्डिंग जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो है हमारी म्यूजियम। हमारे जम्मू में यहाँ पे म्यूजियम एक्वेरियम है, तो वहाँ पे एक्वेरियम में आपने देखा होगा म्यूजियम भी है जहाँ पे किसी फिश के स्केल्टन्स पड़े हैं या कोई जो फिश अब नहीं मिलती हैं उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रखा हुआ है, तो वो क्या है, वो वहाँ पे एक छोटा सा अंदर म्यूजियम है जहाँ पे आपको पुरानी चीज़ों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक वो प्लेस है जहाँ पे आप एग्ज़िबिट कर सकते हो, किसी चीज़ को देख सकते हो, किसी को चीज़ का इंटरेस्ट ले सकते हो, किसी एनिमल, प्लांट और किसी की बॉडी कैसे वर्क करती है, इन चीज़ों को समझ के आ सकते हो,
ठीक है। आप रियल एनिमल स्केलेटन्स देख सकते हो, इंटरेक्टिव डिस्प्लेस देख सकते हो और इवन कि वॉच कर सकते हो लाइव इंसेक्ट को। आप इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एग्जिबिट लेआउट। तो सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं म्यूजियम का, ठीक है, लॉजिकली थ्रू द डिफरेंट एस्पेक्ट की इसी जगह पे रखना है कि वहाँ पे सारे पहुँच भी जाएँ, ठीक है। एक तो लोकेशन बड़ी मैटर करती है, दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वहाँ पे एवोल्यूशन, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी, सारी चीज़ों को वहाँ पे आप शो कर सको। बायोलॉजिकल के जितने कंसेप्ट हैं वहाँ पे आप डिफरेंट लेआउट सब में शो कर सको। नेक्स्ट चीज़ है इंटरेक्टिव तरीके से डिस्प्ले करना है उसको, क्योंकि वहाँ पे लोग आके चीज़ें सिर्फ देखते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें कुछ चल रही हैं या कुछ कर रही हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, पुरानी चीज़ों को देखने आते हैं कि भाई कैसी दिखती थी ये चीज़ें, कैसी होती थी। तो वहाँ पे उसको इंटरेक्टिवली डिस्प्ले करना है। थीमेटिक सेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे बायोडाइवर्सिटी की ये सेक्शन है, ऑटोनॉमी उसकी ये है, इकोलॉजी ये है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये है, तो एक डिफरेंट सेक्शंस होनी चाहिए। आगे स्पेसिमेन कलेक्शन, तो डिवर्स कलेक्शन होनी चाहिए, वहाँ पे डिफरेंट फॉसिल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें इंक्लूड आउट होनी चाहिए। एजुकेशनल रिसोर्सेज वहाँ पे बड़े होने चाहिए, कोई गाइड हो जो आपको घुमा दे, कोई वीडियोज़ वहाँ पे चल रही हो जो आपको बता दे, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लगी हो साथ में जिसको आप पढ़ के समझ जाओ, ठीक है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कोई टच स्क्रीन बोर्ड लगा है जहाँ पे कुछ कोई सिखा रहा हो, कोई टेलीविज़न लगा है जहाँ पे कुछ चल रहा हो, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंप्स होने चाहिए, एलिवेटर्स होने चाहिए, हर तरह का इंसान वहाँ पे जा सके। कोलैबोरेशन आपकी बढ़ती है क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो कोलैबोरेशन बढ़ जाती है। अब ये क्या है, रोल ऑफ अ साइंटिफिक म्यूजियम। अब क्या है, तो एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती थी या कैसे चलती थी ये देखने को मिला आपको। एज ए सप्लीमेंट टूवर्ड्स योर एजुकेशन मिला। अब जो आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा था उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट मिला। अब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को रिटेंशन कर सकोगे ड्यू टू द साइंटिफिक साइंस म्यूजियम, ठीक है। आपको इंस्पिरेशन बढ़ी, आप में इंस्पिरेशन आई कि अब हम साइंस और पढ़ेंगे, ठीक है। आपने कनेक्ट किया अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ, आपने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सीखी, आप एनकरेज हुए, आपने क्रिटिकली थिंकिंग किया, आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किल्स जो थी वो बढ़ी, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई, आपने कम्युनिटी के साथ एंगेज किया, आपकी कल्चर रेलिवेंस बढ़ी कि भाई इस कल्चर इस एथिक ऐसी ये चीज़ें दिखती थी, आपने करियर का एक्सप्लोरेशन हुआ, आपने किसी चीज़ के बारे में डीपली एक्सप्लोर किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा इसका क्या है, रोल ऑफ अ साइंस म्यूजियम, ठीक है। अब मेरिट्स क्या हैं इसके, तो वही कि आपको एजुकेशनल वैल्यूज़ मिली, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये चीज़ें कैसी दिखती थी या क्या है, ठीक है। आप में डिफरेंट इंस्पिरेशन आई, आप में क्रिएटिविटी आई, आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट हुई, आपकी साइंटिफिक लिटरेसी इंप्रूव हुई, आपको कम्प्लेक्स टॉपिक समझ आए, ठीक है। और आपने रिसर्च किया किसी के बारे में, आपको इनोवेशन मिली, आपने एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में आपको जानकारी मिली, ठीक है। तो जो आपने वहाँ पे लिखे थे ना ऊपर लैब लूब में, तो वो आप वापस रिपीट करके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट थिंग इज अ साइंस फेयर। अब साइंस फेयर क्या है बायोलॉजिकल साइंस में, तो साइंस फेयर एक इवेंट है जहाँ पे स्टूडेंट, रिसर्चर और एंथुसियास्टिक प्रेजेंट होते हैं और वो सर्च करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द बायोलॉजी। और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो वाइड एरिया ऑफ रेंजेस टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे मान लो कि जेनेटिक, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, इस तरह के। और जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं रिजल्ट को और एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जो कि शोकेस करते हैं अपनी फाइंडिंग। तो इस पर्पस होता है साइंस फेयर का बायोलॉजिकल साइंस पे कि वो क्रिएट कर सके साइंटिफिक इंक्वायरी, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अमंग द पार्टिसिपेंट और अपनी नॉलेज को, अपने इंटरेस्ट को शेयर आउट कर सके अब बायोलॉजिकल फील्ड में, ठीक है। तो अब इसके स्टेप्स क्या हैं अगर हमें कंडक्ट करानी हो, तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए कि किसके ऊपर हमारी ये फेयर हो रही है या वो करिकुलम के रिगार्डिंग है भी है नहीं है। फिर प्री प्लानिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स की उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो सिलेक्ट करेंगे टॉपिक, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे। फिर रिसोर्स एलोकेशन होगी कि भाई ये रिसोर्स चाहिए, ये स्पेस चाहिए, इतना ये चाहिए, गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगी उनको अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। फिर उनको फीडबैक और इवेल्युएशन कराया जाएगा कि भाई तुम्हारा ये कमी है इसमें, ये अच्छी चीज़ है, वो सब उनको बताया जाएगा। फिर उनकी प्रमोशन होगी, प्रमोट किया जाएगा द साइंस फेयर को विद द स्कूल एंड द लोकल कम्युनिटी टू अट्रैक्ट द पार्टिसिपेंट। जब उनका सब कुछ तैयार हो गया फिर फेयर लगा तो अब उस फेयर को एडवर्टाइज किया सारी जगह। फिर लॉजिस्टिक, अगर वो फेयर कहीं दूर है, कोई सेटअप दूर है, तो वहाँ तक बच्चों को लेके जाना, लोगों को लेके आना, वो सब होगा। वहाँ पे आके फिर हमारा एक पैनल बनेगा जज का, जो
एक पैनल होगा, वहाँ पे बाहर से कोई टीम आएगी, आपके स्कूल की टीम होगी, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपने जो प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उनको वो देखेंगे और आपको जज करेंगे, ठीक है, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन प्राइज ये सब कुछ मिलेगा। अब रोल क्या हुआ, आपने उससे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें सीखी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हुई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग एनहांस हुई, क्योंकि आपने खुद को ही प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपकी हुई, आपने जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया, उसका रियल लाइफ प्रोजेक्ट का एक मॉडल बनाया, उनको दिखाया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस हुई, क्योंकि आपने टीचर से भी बात की और वहाँ पे जिसने पूछा कि ये प्रोजेक्ट क्या है आपने सबको एक्सप्लेन किया, आपकी कोलेबोरेशन स्किल्स एनहांस हुई, क्योंकि आपने एक नहीं आपने 2-3 लोगों ने मिलकर बनाया होगा, आपकी मोटिवेशन बढ़ी कि भाई मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे उसमें पार्ट लेना है, आपकी एंगेजमेंट स्किल्स हुई, उसमें आपने एंगेज किया खुद को, ठीक है, आपने करियर एक्सप्लोरेशन के बारे में सीखा होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता लगा कि रियलिटी में ये चीज़ कैसे काम करती है, आपको लाइफ स्किल्स आई उससे, टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, चैलेंजेस फेस करने की, तो आपने ये सारी चीज़ें उसके रोल थे। अब मेरिट्स क्या है कि वही एक्टिव लर्निंग हुई, क्रिएटिविटी बढ़ी, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हुई, कोलैबोरेशन हुई, कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट हुई, मोटिवेट किया स्टूडेंट को, ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे मेरिट्स। अब अगला टॉपिक है हमारा लो कॉस्ट टीचिंग एड। तो लो कॉस्ट टीचिंग एड वो एड्स होते हैं जिनमें हम बहुत कम पैसे या ज़ीरो पैसे के थ्रू, उन टीचिंग एड्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, हम उनकी लर्निंग टीचिंग को एनहांस करना चाहते हैं। टीचिंग लर्निंग को एनहांस करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाएँ और उनकी कॉस्ट ज़ीरो हो या बहुत लेस हो, वो लो कॉस्ट टीचिंग एड होते हैं, ठीक है। ये बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है हमने लो कॉस्ट टीचिंग एड को इन बायोलॉजिकल साइंस। अब मॉडल मेकिंग हो सकती है, हम क्ले, प्ले डॉ और इवन रिसाइकल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉडल बनाने के लिए सेल का, ऑर्गन का, ऑर्गेनिज्म का हो, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। अब DIY माइक्रोस्कोप बन सकते हैं, जो हमारे ओल्ड फ़ोन का कैमरा है हम उसको माइक्रोफोन बना सकते हैं अटैच करके एक लेंस के साथ, वो अलो करेगा स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और एग्जामिन प्लांट सेल्स विदाउट एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। नेचर वॉक्स कलेक्शन, अब आप बच्चे को नेचर वॉक पे लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप उससे लीफ, फ्लावर, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट आउट करा सकते हो, ठीक है, उनको क्लासीफाई करा सकते हो। DIY टेरेरियम्स, ये क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जार में, जिसमें सॉइल लगा दें, प्लांट लगा दें, एनिमल लगा दें, इंसेक्ट डाल दें, वर्म डाल दें, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है। विजुअल एड्स की हेल्प से, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाउस होल्ड आइटम की हेल्प से हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कुछ बायोलॉजिकल कंसेप्ट को, जैसे कि मान लो स्पॉन्ज की हेल्प से हम शो कर सकते हैं कि कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और बैलून की हेल्प से हम शो कर सकते हैं कि कैसे लंग फंक्शन करता है, ठीक है। हम इंटरेक्टिव गेम्स बना सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं बोर्ड एंड द गेम्स और कार्ड जो टीच करे कंसेप्ट लाइक इवेल्युएशन, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज अ डिजिटल रिसोर्सेज, वहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोई एजुकेशनल वीडियो या इंटरेक्टिव सिमुलेशंस को या वर्चुअल डिस्टिंक्शंस को, ओके। इसी के साथ ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड एक सबसे पुराना और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, टीचर साथ साथ लेक्चर देता है और किसी चीज़ को करते करते बताता जाता है, ठीक है। टीचर उस चीज़ को शो भी कर रहा है और आपको बोल के भी बता रहा है। दिस इज ए लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो लेक्चर क्या होता है, लेक्चर एक मेथड है जहाँ पर टीचर आपको डिलीवर करता है इन्फॉर्मेशन वर्बली, ठीक है, वो सिर्फ बोल के। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट, थ्योरी या प्रिंसिपल और अ फैक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर, और लेक्चर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अब डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन होता है प्रैक्टिकल करना, कंडक्ट करना, इलुस्ट्रेट करना थ्योरेटिकल कंसेप्ट इन एक्शन। तो ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन और इन्वायरमेंटल एज रियल लाइफ एग्जाम्पल में। तो इसका पर्पस होता है प्रोवाइड करना स्टूडेंट को टेंजिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स और रीइंफोर्स लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं जो इंक्लूड होंगे। तो स्टेप यही है कि पहले प्रिपरेशन करो, टीचर प्लान करे द कंसेंट ऑफ द लेक्चर एंड द आइडिया दैट इज रेलिवेंट टू द डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। अब उसको इंट्रोडक्शन दो, पहले बिगेन करो इंट्रोडक्शन से, टॉपिक की आउटलाइन पे आओ, ऑब्जेक्टिव पे आओ और बताओ कि वो स्टूडेंट क्या इससे सीखेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग पे आप आओ, वो आना है आपको कि इलुस्ट्रेट करना है कंसेप्ट ऑफ द डिस्कस्ड लेक्चर, लाइक प्रैक्टिकल। अब जैसे कहाँ पहुंची थी मैं,
अच्छा, इंट्रोडक्शन कर दी आपने, फिर लेक्चर करेगा, टीचर डिलीवर करेगा लेक्चर और कवर करेगा की कंसेप्ट को, फिर उसको डेमोस्ट्रेट करके बताएगा कि भाई ये देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर इंटरेक्शन करेगा बच्चा टीचरों से पूछेगा, टीचर बच्चों से पूछेंगे, आपस में क्वेश्चन आंसर करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगी और हम मेन कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे जो हमने क्या किया होगा, प्रैक्टिकल में सीखा होगा। अब मेरिट और डीमेरिट्स क्या है? तो मेरिट इसकी ये है कि इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है, बच्चे डेमोस्ट्रेटिव की हेल्प से सीख सकते हैं। एनहांस्ड लर्निंग, ये आपकी लर्निंग पावर्स को एनहांस करता है, जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में गैप आ गया था उसको कम करता है। आप इसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रख सकते हो क्योंकि आपने दोनों चीज़ों के थ्रू पढ़ा होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम आती हैं ये आपको सीखने को मिलता है, ये भी इसकी एक मेरिट है। अब लिमिटेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेक्चर के साथ आपको डेमोस्ट्रेट करके पढ़ाना पड़े, जो लेक्चर 5 मिनट में ख़त्म होने वाला था वो 15 मिनट चला गया, ठीक है। तो ये सारी टाइम की प्रॉब्लम आती है। रिसोर्स इंटेंसिव, जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट की, मटेरियल की, फैसिलिटीज़ की, ठीक है, जो कहीं पे भी हर पॉइंट पे नहीं मिल जाती। पैसिव लर्निंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि डेमोस्ट्रेशन मेथड में टीचर ही सिर्फ अकेला बोल रहा होता है, स्टूडेंट कुछ नहीं बोलते। स्टूडेंट तब बोलते हैं अगर वो बोलना चाहें, अदरवाइज वो बुत बन के बैठते हैं और सिर्फ देखते रहते हैं। अब इसमें डिपेंडेंसी टीचर के ऊपर होती है क्योंकि टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, टीचर के हाथ में इक्विपमेंट होती है, टीचर के हाथ में माइक होता है, टीचर ही बोल रहा होता है, तो इसमें पूरी पूरी डिपेंडेंसी टीचर के ऊपर होती है, ये भी हमारी लिमिटेशन है। तो नाउ अगर हम टॉपिक पे मूव करेंगे प्रोजेक्ट मेथड, तो अगला नेक्स्ट हमारा और टॉपिक है प्रोजेक्ट मेथड। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आप सबने पहले भी पढ़ रखी है, तो वही प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट की हेल्प से बच्चों को पढ़ाना, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देके बच्चों को कोई कंसेप्ट पढ़ाना इज अ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। जहाँ पे बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, दिस इज अ प्रोजेक्ट मेथड। ये एक अप्रोच है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, बच्चे उस पर खुद काम करते हैं और अपनी नॉलेज को, स्किल को, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे सीखते हैं कि कैसे उस कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मेथड में क्या स्टेप्स होते हैं? तो पहली बात, हम सेलेक्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। टीचर और अ स्टूडेंट चूज अ टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो करिकुलम से होना चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग होती है फिर कि भाई अब ये काम करना है, कैसे करना है, गोल क्लियर होना चाहिए कि ये चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, वट एवर द प्लानिंग पूरी फुल फ्लेज की जाती है इसमें। नेक्स्ट, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डाटा रिव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, कहीं से कुछ लेना हो, फील्ड वर्क करना हो, वो सब चीज़ों को कलेक्ट करने लगते हैं। जब सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती है फिर हम चीज़ को डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, हम मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, जो वट एवर थिंग हमें बनानी होती है हम बनाते हैं। आफ्टर दैट हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम उसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, रिव्यू करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। देन हम उसको प्रेजेंट करते हैं टूवर्ड्स द क्लास, या अपने जहाँ पे भी आपने करना हो, एग्जीबिशन में, फेयर में, जहाँ पे भी करना है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट हम उसकी इवेल्युएशन होती है, जो भी जज होता है, जो टीचर होती है उसको इवेलुएट करती है, या आपको खुद कोई बच्चे बच्चे आपके क्लास वाले बच्चे इवेलुएट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं और उसी की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन। मेरिट यही है कि एक्सपेरिमेंट से किया, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हुई, डिसीजन मेकिंग स्किल एनहांस हुई, क्रिएटिविटी एनहांस हुई, इनोवेटिव एनहांस हुई, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन हुई, कोलैबोरेशन आई, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में कैसे उसको यूटिलाइज किया ये आपको करना आया, एक्टिवली आपने लर्न किया और स्टूडेंट सेंटर्ड था। लिमिटेशन ये है, टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, रिसोर्सेज की चाहिए, चैलेंज होता है कभी कभी इसको असेस करना, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में अगर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया, क्या पता एक ही बच्चे की सारी मेहनत हो, अब किसको कैसे मार्क्स करने हैं, क्या करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, सब्जेक्ट ऑटोनोमिक, बहुत सारे सब्जेक्ट या टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे ये काम नहीं कर पाता। थिंग इज करिकुलम बेस होना चाहिए, करिकुलम से बाहर नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी पेरेंट्स कहें कि भाई ये हमारे बच्चे के लिए तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप उसको पढ़ा नहीं रहे, प्रोजेक्ट से करा रहे हो, ये है वो है, तो ये सारी कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, मेन एम होता है कि
आपको एक प्रेजेंट की जाती है नॉलेज टू बी लर्नड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम, आपको उसको प्रॉब्लम की तरह सीखना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जो फोकस करती है कि कैसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली। बेसिकली जो उनको कंसेप्ट दिया जाता है वो एज अ प्रॉब्लम उसको ट्रीट करते हैं और फिर उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेदर देन द प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन द ट्रेडिशनल लेक्चर फॉर्मेट, उसको हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी पे उस पर काम कराते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना सबसे पहली बात प्रॉब्लम को, ठीक है, उसका क्या स्कोप है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या उसका आउटकम होना चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करना, ठीक है। देन जनरेट पोटेंशियल सोल्यूशन, अब भाई ये प्रॉब्लम है तो कितने तरह से सॉल्व हो सकती है, बहुत तरह होंगी, ब्रेनस्टॉर्म करना अपने वेरियस आइडियाज़ को, उस प्रॉब्लम को, वेरियस सोल्यूशन को, देन इवेल्युएट करना उन सोल्यूशन को कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। नेक्स्ट फाइनली आफ्टर 3-4 सोल्यूशन के बाद, इवेल्युएट करने के बाद बेस्ट जो सोल्यूशन था उसको चूज कर लेना, फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और उसको एक्शन में लेकर आना, एंड द लास्ट उसको प्रेजेंट करना और लास्ट में उसकी इवेल्युएशन कराना। दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। मेरिट यही है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, सब अपने अपने आप खुद सीख रहे हैं, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, सबकी एक जैसी है, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट के साथ में भी ना हो पाए, सिलेबस का टू मच टाइम ले ले, फ्रस्ट्रेशन हो जाए जब आपको कोई सोल्यूशन ही ना मिले, ठीक है। टीचर को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चे को उस तरह का क्वेश्चन दे पाए, ऐसा नहीं हो कि टीचर ऐसा कोई प्रॉब्लम दे दे जिसका कोई सोल्यूशन ही हो, तो टीचर का ट्रेंड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। द नेक्स्ट थिंग इज अ डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच होती है इंस्ट्रक्शन को जिसमें इन्वॉल्व करता है टीचर प्रेजेंटिंग नए कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, गाइड करता है स्टूडेंट को थ्रू द प्रैक्टिस। ये स्टार्ट होती है जर्नल प्रिंसिपल से और धीरे धीरे हम उसको एग्जाम्पल पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहती है, ब्रॉड थ्योरीज एंड नैरो डाउन द स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन। ये टीचर सेंटर्ड है, टॉप डाउन मेथड ऑफ अ टीचिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की क्लास में टीचर आपको डिडक्टिव अप्रोच से सेल के बारे में पढ़ा रही है, तो वो सबसे पहले आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ सेल ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, फिर उसके फंक्शन बताएगी, फिर जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएगी, न्यूक्लियस के बारे में बताएगी, ऑर्गेनेल के बारे में बताएगी। देन आपको वो स्पेसिफिक एग्जांपल पे लेके जाएगी कि हाँ जैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, लाइक ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, तो फिर आपको डिस्कस करेगी इनका ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आप उसको आपस में रिलेट कर सको। तो कहाँ एक सेल से कहानी शुरू हुई और धीरे धीरे फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर पे चली गई, ठीक है। अब इसके मेरिट क्या है, ये इफेक्टिव है लोअर क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एस्टेब्लिश करती है साइंटिफिक प्रिंसिपल डायरेक्टली, टाइम सेविंग है कि कुछ नहीं है, सीधा आपने टॉपिक पढ़ाया और देन उसको एग्जाम्पल पे ले गए, ठीक है। आपका बर्डन रिड्यूस करती है टीचर का और इफेक्ट में टीचिंग को मोर कंफर्टेबल करती है। एफिशिएंट होती है इन कन्वेइंग द लेंथी सिलेबस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। बहुत बड़ा कोई टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम पे खत्म नहीं होगा, तो इस अप्रोच को फॉलो अप करो और बच्चों को पढ़ा दो, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इसकी, ये अनसाइंटिफिकली है ड्यू टू द नॉन कन्फर्मेटरी और नॉन एक्सप्लेनेटरी नेचर के कारण, ठीक है। डिफिकल्ट है इन द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट, मे बी कई स्टूडेंट्स को ये तरीका पसंद ना आता हो। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट की, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बैठे सिर्फ सुन रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें रट्टाबाजी करनी पड़ती है, स्टूडेंट को याद करके जाना पड़ता है, ये सेल है, ये इसके एग्जाम्पल है, इस तरह से, ठीक है। तो ये है सारी हमारी लिमिटेशन। अब होती है वैसे ही हमारे पास इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट को विद द एग्जाम्पल, ठीक है, टू हेल्प देम टू नोटिस द पैटर्न एंड देन अंडरस्टैंड बाय देयर ओन। मान लो कि मैंने बच्चे को एक सेल या कोई एक प्लांट, एक पत्ता ला के दे दिया और मैंने कहा इसको ऑब्जर्व करो, बताइए क्या है, ठीक है। यहाँ इसमें क्या चीज़ें हैं, 10-15 पत्ते ला के बोल दिए कि भाई इन सबको ऑब्जर्व करो और कोई एक कंक्लूजन निकालो। ये बॉटम अप अप्रोच होती है, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर जनरलाइजेशन पे जाते हैं, ठीक है। उल्टा होता है बेसिकली डिडक्टिव का। तो डिडक्टिव में हम क्या करते थे, जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक चीज़ पे जा रहे थे, एक एग्जाम्पल पे जा रहे थे, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ से जर्नल पे जा रहे हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लास में हम क्या करेगा, टीचर जो स्टूडेंट को कहेगा वैरायटी ऑफ प्लांट्स देगा,
फ्रॉम द डिफरेंट एनवायरनमेंट, और स्टूडेंट को बोलेगा इन सबको ऑब्जर्व कर, इनके करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर और आइडेंटिफाई कर इनमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। एंड आफ्टर दैट वो सबको बताएगा कि भाई ये स्पीसीज है, ये हैबिटेट है, ये शेप की लीव है, ये वो उसका स्ट्रक्चर है। तो एक कॉमन चीज पे वो कहाँ से आया, एग्जाम्पल से आया, ठीक है। इसका मेरिट क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, साइंटिफिक आउटलुक है इसका अमंग स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशनल स्किल डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, बच्चे की पार्टिसिपेशन होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, प्रैक्टिकली बच्चा इस पर वर्क करता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन है। अब लिमिटेशन क्या है, रिजल्ट में भी सही ना आए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो मे बी रिजल्ट एक्यूरेट ना आ पाए, बच्चा ना समझ पाए, ठीक है। हर एक साइंटिफिक टॉपिक साइंस टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं है और इसको बहुत सारा टाइम चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट इज अ हेरिस्टिक मेथड। हेरिस्टिक मेथड करता है रेफर टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जहाँ पे हम एम्फेसाइज करते हैं सेल्फ डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को कि एक्टिवली एंगेज हो वो लर्निंग मटेरियल में, डिस्कवर करे पैटर्न और डेवलप करे अंडरस्टैंडिंग थ्रू द ट्रायल और एरर मेथड, ठीक है। देन रिलाइंग सोली ऑन द इंस्ट्रक्शन। ये मेथड एम करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंसी इन द लर्निंग क्रिएट की जाए और उनको अलो किया जाए कि वो एक्सप्लोर करे कंसेप्ट को, सोल्यूशन को ओपन एंडेड मैनर से, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन करना प्रॉब्लम, ठीक है, कि उसको क्या सॉल्व करना है या क्या अंडरस्टूड करना है। फिर जनरेट करना वो सारे पॉसिबल सोल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्म करना और सारे पॉसिबल सोल्यूशन निकालने। फिर एक सोल्यूशन को जो सबसे बेस्ट है उसको इवेलुएट, सॉल्यूशंस को इवेलुएट करना सब हर तरह से, और फिर एक बेस्ट वन चूज करना, देन उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और देन उसको एडजस्ट करना अगर वो इफेक्टिव नहीं है, और एडजस्टमेंट जो भी बना करनी है उस पर उन सबको करना, और लास्ट में इवेल्युएशन, ठीक है। अब मेरिट और लिमिटेशन क्या है, मेरिट इसकी क्या है कि बच्चों को यहाँ पे क्रिएटिविटी करने को मिल रही है, उनको कहा जा रहा है कि भाई खुद एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग हुई, एक्सप्लोरेशन हुई। अब फ्लेक्सिबिलिटी है, लो अडेप्टेशन टू वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो पे काम आ रही है, ठीक है। सिंप्लिसिटी often require a minimum resources and can be applied to various context, और efficiency है led to a quickly solution when its time is limited, तो बहुत जल्दी हो जाती है। अब लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्टिविटी, ठीक है, मे भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ काम ना आए, ठीक है, इनकम्प्लीट सोल्यूशन निकले लास्ट में बच्चा नहीं निकाल पाए, ट्रायल और एरर मेथड है तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिस्क ऑफ एरर ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम ट्रायल और एरर मेथड कर रहे हैं कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये तरीके हो सकते हैं, और फिर हम लगाएंगे लास्ट में जो हमारे पास पॉसिबली जो सब पे लग जाएगा हमारी प्रॉब्लम से, हम कहेंगे यार ये तो बेस्ट सोल्यूशन है। मे बी सोल्यूशन हमारा गलत हो एंड मोमेंट पे, बट बच्चा इसको खुद ट्राई कर रहा है, खुद सीख रहा है, खुद ऑब्जर्व कर रहा है सब कुछ, तो ये इसके बेनिफिट्स थे। सो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 जो टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का था वो कंप्लीट हो गया है। बीएड सेमेस्टर 3 जम्मू यूनिवर्सिटी का ये टॉपिक था। यूनिट नंबर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पे मिल जाएगा। यूनिट नंबर 3 एंड 4 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बने रहो वीडियोस के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।